स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है। सो इस चैप्टर में बेसिकली दो मेन पार्ट है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यू चैप्टर। सो यहाँ पे पहला जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो लाइफ स्पैन के बारे में दिया गया है। तो लाइफ स्पैन है, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। लाइफ स्पैन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें कि बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक किसी ऑर्गेनिज्म का जो पीरियड होता है, जितने टाइम तक वो जिंदा रहता है, उसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। सपोज़ एक ऑर्गेनिज्म है, उसका बर्थ हुआ, फिर वो टीनेज एज में आया, फिर उसके बाद वो एडल्ट हुआ, फिर उसके बाद वो डेथ, वो मर गया। तो इस जो पीरियड ऑफ टाइम है ना, जहाँ पे उसका बर्थ हुआ, वो टीनेज एज में आया, फिर एडल्ट हुआ, फिर मरा, तो वो जितने साल तक इस प्रोसेस को पूरा किया ना, उस पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। ये हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। इस जैसे बैक्टीरिया का ले लो, वो काफ़ी टाइम के लिए कम होता है, और फिर जैसे ह्यूमन बींग्स का ले लो, बैक्टीरिया और ह्यूमन्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। अब दूसरा है कि लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज़। जो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन है वो साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि जो ऑर्गेनिज्म छोटा है उसका लाइफ स्पैन छोटा होगा, या फिर जो ऑर्गेनिज्म बड़ा है वो काफ़ी सालों तक जिंदा रहेगा। इसमें दो एग्जांपल देके भी समझाया गया एनसीईआरटी में। एक एग्जांपल लिया गया क्रो, दूसरा पैरोट का। क्रो और पैरोट हालांकि दोनों दिखने में मतलब आई मीन सेम साइज़ के होते हैं, बट दे आर ग्रेटली डिफर इन देयर लाइफ स्पैन। जैसे कि क्रो जो है 15 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पैरोट जो होता है वो 140 ईयर्स तक भी जिंदा रह सकता है। और सिमिलर एग्जांपल जो है मैंगो और पीपल ट्रीज़ में भी देखा गया है। जैसे कि मैंगो है वो 100 से लेकर के 150 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पीपल जो है 2500 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि दोनों दिखने में काफ़ी सिमिलर होते हैं, साइज़ भी सिमिलर होता है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि दोनों का साइज़ सेम है तो फिर दोनों का लाइफ स्पैन भी सेम होगा। तो वही लाइन यहाँ पे समझाया गया है कि लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज़। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख करके या फिर उसके साइज़ से ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना होगा। और दूसरा टॉपिक है कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी इमॉर्टल नहीं है यहाँ पे। मतलब इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, जो कभी ना मरे। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि अमर है, सिवाय एक्सेप्शन है यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उनको छोड़ के कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि इमॉर्टल है। सो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आगे वैसे वैसे हमारा ये डाउट क्लियर होता जाएगा। ऑब्वियसली ये इसलिए पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से। तो वो कैसे हुआ है ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन का चैप्टर तो हम लोग 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये वही बेसिक सा डेफिनेशन इसका कि ये एक तरह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म यंग वंस को जन्म देता है जो कि उसके सिमिलर काइंड का होता है। सिमिलर काइंड बोले तो मतलब सेम स्पीसीज़ का। ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करेगा, डोंकी को रिप्रोड्यूस करेगा, हॉर्स को रिप्रोड्यूस करेगा। ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन डोंकी को रिप्रोड्यूस करने लगा, मतलब सिमिलर काइंड सेम स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म को वो जन्म दे सकता है। सो ये एक तरीके से साइकिल है। रिप्रोडक्शन का भी एक साइकिल चलता है जिसमें कि एक जब जन्म होता है, फिर उसके बाद ग्रो करता है, उसके बाद फिर मर जाता है। रिप्रोडक्शन अनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन के ही वजह से ये जो स्पीसीज़ का कंटिन्यूटी है ये मेंटेन रहता है जनरेशन टू जनरेशन। तो ये फिर आगे का पॉइंट है, देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, हर प्रकार के तुम्हें ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। इवॉल्व इट्स ऑन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। और हर ऑर्गेनिज्म का ना डिफरेंट वे होता है कि किस तरीके से वो न्यू ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करे। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे या फिर उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी पे, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें से हो सकता है कि डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन के फिर दो पार्ट्स होते हैं, एक एसेक्सुअल और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिफरेंस के थ्रू पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है। एसेक्सुअल की बात करेंगे और यहाँ पे सेक्सुअल की बात करेंगे। एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में सिंगल पेरेंट इवॉल्व होता है, मतलब ये सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व होता है। अगर हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल जो होता है वो सिंगल पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से प्रोड्यूस होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से पॉसिबल है। इसमें हो सकता है, यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट्स के प्रोड्यूस के, जब सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा बट वहाँ गैमेटिक फ्यूज़न नहीं होगा। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, बिना किसी गैमेट के फॉर्मेशन के दिस प्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, दोनों अपोजिट सेक्स के, यानी एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, एक मदर का होगा एक फादर का रोल प्ले करेगा, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट है इसी को तो हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें एक मेल होता है दूसरा एक फीमेल होता है। और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन का इन्वॉल्व होता है। इवन कि वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी होता है, जिसको कि हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जैसा कि पहले भी पढ़ा हमने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट होता है, कोई एक ही पेरेंट होता है कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, जो कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ये क्योंकि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होता है, एक दूसरे से सिमिलर होता है। यू कैन इवन से कि वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है, क्योंकि उसमें तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कहीं से वेरिएशन आ नहीं रहा है, इसलिए जो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट्स का। तो इस कॉपी को जो ना हम लोग क्लोन कहते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है, दोनों सेम होता है। मतलब अगर मैं इसको समझाऊँ तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, उसने प्रोड्यूस किया 4 तरीके के ऑफस्प्रिंग, ओके, 4 एक कोई यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इसने 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस की, और चारों ऑफस्प्रिंग बिल्कुल सिमिलर है और आइडेंटिकल है। और इस तरीके के जो ऑफस्प्रिंग बने ना, ये एक दूसरे के क्योंकि सिमिलर है इसलिए हमें इन्हें क्लोन्स कहेंगे, एक दूसरे के सिमिलर है इसलिए से हम क्लोन्स कहेंगे। लेकिन अगर किसी एक इंडिविजुअल क्लोन्स को उठाएं तो उसको हम लोग रैमिट कहते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन जान सकते हो वैसे इसको। और अगर एक इंडिविजुअल को उठाए ना तो इसको रैमिट कहते हैं, और बाकी जो ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है ना उसको हम लोग क्लोन्स कहते हैं, जो कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है। जैसे कि यहाँ पे एक ईस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये ईस्ट का बाइनरी फीस देख सकते हो, बर्डिंग इन ईस्ट दिया हुआ है। कैसे एक ये जो है ये पेरेंट सेल है, फिर धीरे धीरे से एक ट्यूब लाइक छोटा सा प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे पहले तो ये न्यूक्लियर फिर डिवाइड हो गया न्यूक्लियस, फिर उसके बाद एक बड़ा सा आउटर प्रोट्यूबलेंस बनाया, उसके बाद फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ये दोनों अलग अलग डॉटर सेल्स में बढ़ जाएंगे। सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमीबा का लिया गया है। पहले ये पेरेंट अमीबा है, फिर उसके बाद ये डिवाइडिंग स्टेज में आया, फिर देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है और फिर धीरे धीरे करके ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में बहुत मतलब कॉमन है, और प्लांट्स और एनिमल जिसके कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट्स और ऐसे प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसे इसमें भी कुछ है कि प्रोटिस्टा और मोनेरा है, ये जैसे इसका ना सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है, जिसमें सेल इज़ इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे भी जैसे देखा कि हमने कि ये सेल डिवीज़न ही तो रिप्रोडक्शन है। सेल डिवीज़न यहाँ पे जैसे अमीबा और इसका एग्जांपल हमने देखा, तो इसमें जो सेल डिवाइड कर रहा है यही तो रिप्रोडक्शन है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे सेल डिवीज़न सिंगल ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न और ग्रोथ दोनों कंटिन्यू चलते रहते हैं, दे आर साइमल्टेनियस। ये एक वर्ड होता है साइमल्टेनियसली, ये मतलब जब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ चलता है तो उसको साइमल्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। वेरिएबल सेल इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काफ़ी वेरिएशन होता है कि किस तरह रिप्रोडक्शन में भी अलग अलग तरीके से ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बाइनरी फिजन की बात करें तो ये बेसिकली अमीबा और पारामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बाइनरी फिजन वेयर अ सेल डिवाइड इंटू 2 हाफ ईच रैपिडली ग्रो इंटू एडल्ट, एग्जाम्पल अमीबियन पारामीशियम। तो एक बाइनरी फिजन में जैसे हमने देखा कि उसमें क्या होता है, अमीबा है तो पहले क्या होगा कि ये अमीबा है, फिर ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और उसका जो न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, इस तरीके से डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद 2 अलग अलग अमीबा, जिसको कि हम डॉटर अमीबा बोलेंगे, 2 अलग अलग डॉटर अमीबा में डिवाइड कर देगा। ये है पेरेंट अमीबा और ये दोनों जो है वो डॉटर अमीबा। क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसलिए जो डॉटर अमीबा प्रोड्यूस होगा वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होगा और क्लोन कह सकते हैं हम लोग। अब जैसे इन ईस्ट the dividing unequal and small buds produce that remain attached initial to the parent cell which eventually get separated and matured into new yeast organism। मतलब ये दिखा रहा है कि किस तरीके से एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है अमीबा। ये देखिए जैसे इसमें दिखाया गया कि ये पेरेंट ईस्ट है और कैसे से इसमें से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकला जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, और फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है तो ये पेरेंट सेल से जो डॉटर ईस्ट होता है वो अलग हो जाता है, जिसमें से डॉटर ईस्ट अलग फिर ग्रो करता है और पेरेंट्स वाला अलग ग्रो करता है। और फिर सेम प्रोसेस होगा, जब वो डॉटर ईस्ट मैच्योर हो जाएगा तो फिर वो अपना न्यू वन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। मेंबर ऑफ किंगडम फंगी, सिंपल प्लांट, एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि इसमें एल्गी हो गया, सिंपल प्लांट्स हो गया, और मतलब ऐसे प्लांट जिसका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सिंपल हो, और जैसे कि एल्गी इसका ये प्लांट्स में आता है जिसका कि ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सिंपल होता है। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर होता है ना वो जूस्पोर होता है। दे आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। जूस्पोर मोटाइल होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम देख सकते हैं। जैसे कि अब जो मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इसको कोनिडिया कहते हैं, जो कि पेनिसिलियम में पाया जाता है। बर्ड्स जो हाइड्रा में होता है, गैम्यूल जो स्पॉन्जेस में होता है। हमने अभी देखा सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी हो गया, फिर यीस्ट हो गया, या फिर हम लोग ने हाइड्रा देखा। तो इन सब में कहीं भी 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स से इन्वॉल्व होता है ऑफस्प्रिंग, तो इसलिए इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा है तो इसका अगर छोटा सा पार्ट अगर जैसे सब इफ़
इफ़ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीस, फ्रेगमेंट में अगर छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाए तो उसका हर एक फ्रेगमेंट जो होता है ना वो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। तो ये भी एक तरीके का रिप्रोडक्शन ही है, जैसे कि इसमें हाइड्रा का एग्जांपल दिया है। और इस तरीके के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, कि एक छोटे से फ्रेगमेंट में जिसमें कि कैपेबिलिटी होता है कि वो अपने एक एडल्ट हो और फिर एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, तो इस तरीके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जो अभी जो पॉइंट्स आने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के भी प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो, और स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे नीट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। इसमें वॉर जो है टेरर ऑफ बंगाल के बारे में बताया गया है। टेरर ऑफ बंगाल बेसिकली वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं, और इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं उसका भी एक रीज़न है। देखो इसके ना मतलब ये जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि उसके पास ब्यूटीफुल फ्लावर और उसके शेप ऑफ लीव्स, मतलब फ्लावर काफ़ी खूबसूरत था दिखने में और पत्ते भी का जो शेप था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में, तो इसलिए एज एन ऑर्नामेंटल इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन इसके वजह से जो हवॉक क्रिएट टेरर ऑफ बंगाल, दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक वाटर हाइसिंथ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेयर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पाया जाता है, वो स्टैंडिंग वाटर मतलब स्थिर पानी, जैसे लेक हो गया या फिर छोटा छोटा पाउंड हो गया, इस तरीके के एरियाज़ में पाया जाता है। वो रिवर्स में नहीं पाया जाता क्योंकि वो स्थिर पानी नहीं होता है, वो बहता रहता है। तो ये बेसिकली स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है और मोस्ट इन्वेसिव वीड है। ओके तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है और जिसकी वजह से बहुत सारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिशेज होता है ना वो मर जाते हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। ये जो मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था ना इंडिया में, उसका इसके पीछे एक रीज़न था कि उसका ब्यूटीफुल फ्लावर और जो पत्तों का जो शेप था ना वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था, इसलिए इसे इंडिया लाया गया एज एन ऑर्नामेंटल सजावट के रूप में लाया गया था। बट किसी को ये नहीं पता था कि इसके वजह से कितना ज़्यादा आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। ये क्या करता है कि पानी में ना मतलब बढ़ता ही जाता है। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि पाउंड ग्रीन कलर का पत्ता वाला पूरे पाउंड में फैल जाता है ना, वो इसी की वजह से होता है, इसी को कहते हैं वाटर हाइसिंथ। एज़ यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर एंड दहलिया आर कल्टिवेटेड, किस तरीके से इन सब का कल्टिवेशन होता है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम बर्ड आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, और किस तरीके से प्लांट में आई बर्ड्स वगैरह पोटैटो ट्यूबर कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे राइजोम, ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको नोट करना है। राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर, राइजोम का 2 एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में, बनाना और जिंजर। When you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in the plant listed above, you will notice that they invariably arises from nodes present in modified stem of the plant. So यहाँ पे सबसे पहले तो हम समझेंगे कि नोड्स होता क्या है। मैं यहाँ पे एक शुगर केन प्लांट की ड्राइंग बनाती हूँ। सपोज़ ये एक शुगर केन का प्लांट है और ये इसका रूट्स है, इससे ऊपर ये सॉइल से अपर वाला पार्ट सूट है और सॉइल ये है सॉइल के नीचे वाला पार्ट रूट। तो यहाँ पे शुगर कैन में आपने देखा होगा इस तरीके के लाइनिंग्स बने होते हैं। तो ये जो लाइनिंग होता है ना, इसे ही हम लोग नोड्स बोलते हैं, जहाँ से अलग अलग न्यू प्लांटलेट्स पैदा होते हैं, जहाँ से न्यू अलग अलग प्लांटलेट्स जन्म लेते हैं। जैसे कि ये होता है नोड्स, और ये जो 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। ये नोड से ही प्लांट का लीफलेट्स वगैरह सब निकलता है, या फिर जो छोटा सा बर्ड्स वगैरह होता है यहीं से जनरेट होता है। सो ये हो गया नोड्स। When the nodes come in contact with damp soil, कोई भी डैम सॉइल या फिर वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो रूट्स निकलते हैं और न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड एराइज फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट एट मार्जिन लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। जो ब्रायोफाइलम होता है ना, ये एग्जाम्पल है एडवेंटिशियस बर्ड का। दिस ऑलरेडी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर एंड फार्मर फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट। तो और ऐसे इस तरीके का जो प्रोडक्शन होता है ये ऑलरेडी कमर्शियल प्रोपोगेशन में आ चुका है और फार्मर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। It is interesting to know that asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization like algae, fungi that shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition। तो इसमें क्या है कि जो asexual reproduction होता है ना, वो बहुत ही कॉमन मेथड होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि एल्गी हो गया, फंगी हो गया, यीस्ट हो गया, ऐसे सब में। लेकिन ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं बिफोर ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन के आने से पहले ही वो एसेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं। अब जैसे इसमें दिया हुआ है एसेक्सुअल यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं ना वो एसेक्सुअल मेथड भी यूज़ करते हैं, जिसमें कि बहुत ही कॉमन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल मेथड भी यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह हो गया, ये हायर प्लांट्स में आते हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड दोनों यूज़ करते हैं टू रिप्रोड्यूस। ऑन द अदर हैंड जैसे कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हो गए, जिसमें कि हम लोग आ गए, ये सब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं अपना जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें कि कल वाले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो अगर आपको इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि